हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं का स्मृति यह पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक श्री राम शर्मा यह है। स्मृति इसका मतलब होता है यादें। तो इन्होंने 1908 की उनकी जो यादें थी वो बताई है कि लेखक और उनके कई मित्र उनके साथ यह सब झरबेरी के बेर तोड़ने गए थे और वो तोड़ के खा ही रहे थे। तो एक आदमी ने जोर जोर से पुकारा, लेखक को पुकारा कि तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। अब इस लेखक को जरा सी घबराहट हुई कि घर पे अचानक क्यों बुलाया है, और उनके साथ उनका छोटा भाई भी था। भाई साहब अभी इनसे जो बड़े भाई साहब थे वो इनको मारेंगे, ऐसा इस लेखक को डर लग रहा था। और सहम कर लेखक घर जा रहे थे। सहमासा यानी डर कर। तो ये सहम कर घर जा रहे थे और साथ ही सोच रहे थे कि क्यों भाई साहब ने हमको घर पे बुलाया है। डरते डरते वो घर में घुसे। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हो गया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर में डाक खाने डालो, तेजी से जाना, जिससे शाम तक की डाक में चिट्ठियां निकल जाए। ये बड़ी जरूरी है। जाड़े के दिन थे। 30 पर हवा के प्रकोप से कपकप लग रही थी। हवा मजा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती से बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकले। उस समय उस बबुल के डंडे में जितना मोह था उतना उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेकों सांपों के लिए नारायण का वाहन हो चुका था। गांव के लोगों के पास एक डंडा होता है और वो डंडा वो बच्चों का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो गांव के लड़के ही जानते हैं। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ के निकट आम के झुरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। यानी आम तोड़ने के लिए भी जो उनके पास जो लकड़ी का डंडा होता है गांव के लड़कों के पास, वो उनको सभी कामों के लिए उपयोगी पड़ता है। कभी कुछ फल तोड़ने के उस समय भी, और अगर कहीं सांप दिखा हो या कोई उनको ऐसा विषैला जानवर दिखा हो तो उसको मारने के लिए भी इन लोगों को क्या होता है, वो डंडा उपयोग में आता है। इसलिए उनको उसने लेखक ने कहा है कि वो नारायण का वाहन था। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव के 4 फरलांग दूर तक कुएं के पास पहुंची, जिसमें एक अति भयंकर सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। इसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उस कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी पूरी टोली थी। एक दिन हम स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उछलने की सूझी। सबसे पहले उछलने वाला मैं ही था। कुएं में एक ढेला फेंका कि आवाज़ कैसी होती थी। यह सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा होती थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा तो ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहला तो उस फुसकार से
ऐसे चकित हुए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप से कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता था। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहकने लगे। ये जब वो मक्खनपुर के स्कूल में जाते थे तो जाते जाते उनको वहाँ पे कुआं गिरता था और उस कुएं के समीप जाके इन लोग एक मट्टी का ढेला लेते थे और वो कुएं में फेंकते थे। तो पहले इन लोग कुएं में जाकर चिल्लाते थे तो वो जो अपनी आवाज़ है वो कुएं में गूंजती है और वो सुनने को भी अच्छी लगती है। लेकिन इस समय उस कुएं में एक विषैला सांप गिरा था और वो विषैला सांप फुसकार रहा था। तो इन लोगों को ये बड़ा मज़ा आता था कि रोज़ वो वहाँ पर जाने का, सभी ने बारी बारी से एक एक ढेला वहाँ पर फेंकने का और उस गूंज की जगह जो अपनी आवाज़ गूंजती है उसकी जगह वो सांप को के क्रोधपूर्ण फुसकार की आवाज़ इन लोग क्या करते थे, सुनते थे। और जैसे ही ये इन लोग आवाज़ सुनते थे इनको बड़ा मज़ा आता था। ऐसे बार बार सभी ये लोग आगे पीछे होकर किया करते थे। मृगशावक के पीछे एक छोटा मृगशावक हो जाता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटते हुए कुएं में गिर रही थी। अकस्मात मैंने घास चराते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उस भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई। मेरी तो जान निकल गई। इनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया था। अभी इन लोगों को जो आदत थी उस आदतवश जब लेखक के बड़े भाई साहब ने उनको लिफाफे दिए और कहा कि ये मक्खनपुर जाकर जल्दी से कहाँ डाल देना, तो ये पोस्ट ऑफिस के वो जो ये रहते हैं उसमें डाल देना। तो ये अपने दोनों भाई, एक छोटा लेखक से छोटा और ये लेखक, ये दोनों निकलते हैं और लेखक वह जो लिफाफे रहते हैं उनके जो बड़े भाई साहब ने दिए होते हैं वो टोपी के अंदर रखते हैं। और जैसे ही रोज की तरह इनको जो आदत होती है वो कुएं जाते वक्त रास्ते में पड़ने वाले कुएं के पास जाकर वहाँ पर क्या करना, मिट्टी का ढेला लेना और वो सांप की फुसकार सुनना और मजा लेना। तो आज भी यह जाते जाते वो कुएं के अंदर ताकते हैं और ताकने के बाद वह देखते हैं कि वहाँ पर वही सांप होता है। तो दोनों भाई एक एक ढेला लेते हैं और वो कुएं में डालते हैं। तो अभी लेखक ये नहीं बता रहे उन स्मृतियों में कि वह ढेला वहाँ गिरा, वो सांप के सर पर गिरा, उसने फुसकार लगाई, उसको क्रोध आया, ये सब बातें उनके स्मृतियों में नहीं हैं। तो उनके स्मृतियों में ये है कि जैसे मैंने ढेला डाला और ढेला डालते ही उन्होंने क्या किया कि उनकी जो पगड़ी टोपी थी उसे सर पर से हलाया। तो इसके टोपी के अंदर जो कुछ तीनों लिफाफे थे वो कहाँ गिर गए, वो कुएं के अंदर गिर गए, जो कि जहाँ कौन था, विषैला सांप था, उसके पास वो तीनों लिफाफे गिर गए। और देखते ही देखते
लेखक भी उसके साथ साथ वो कुएं के अंदर क्या हो गए थे, फिसल गए थे। और अभी आगे क्या होता है। कुएं की घाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढाडे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पीतली में उफान आने से ढकना ऊपर हो जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर पर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। बार मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने वाली भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा में बैठा सिसक रहा था। उसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए हैं और देरी हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। और जैसे ही वह चिट्ठियाँ उस कुएं के अंदर पहुंचती है, उस समय जैसे उन चिट्ठियों को जैसे शेर अपने शिकार पर झपटा मारता है और वो झपट लेने को चाहता है, वैसे ही लेखक ने उन चिट्ठियों को झपट लेने की कोशिश की, लेकिन वो उन चिट्ठियों को पकड़ नहीं पाया और वो कहाँ गिर पड़ी, तो कुएं में गिर पड़ी। और कुएं में गिरते गिरते लेखक जब झपटा मारने गए तो वो भी वहीं पे गिरने वाले थे, लेकिन अचानक एक पेड़ का सहारा लिया और वहाँ पे उन लोग उसको पकड़ लिया और ऐसे करते करते वो कुएं के थोड़ा सा ऊपर थे। अभी दोनों भाई कुएं के पास बैठकर रो रहे थे कि जो भाई साहब ने चिट्ठियाँ दी थी, जो लिफाफे दिए थे, वो हम कहाँ से लाए। एक तो वो उतना विषैला सांप कुएं के अंदर था, और अगर हम लोग कह देते हैं कि चिट्ठियाँ हम लोगों ने पहुँचा दी है, डाक खाने आपकी चिट्ठियाँ चली गई है, तो अगर वो पहुँचती रही है तो उसकी जिम्मेदारी का बोझ भी लेखक के सर के ऊपर नाच रहा था। और वाकई में उस समय ये जो लेखक थे उसकी द्विधा अवस्था हो गई थी, यानी झूठ बोले या सच बोले। अगर सच बोलते हैं तो घर में जाके बड़े भाई साहब की बहुत मार पड़ेगी, और अगर झूठ बोलते हैं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि अभी तक के उम्र में लेखक ने झूठ बोलना नहीं सीखा था। यहाँ तक हम लोगों ने ये स्मृतियाँ, यह पाठ पढ़ा। आगे का जो भाग है वो हम लोग आगे के पीरियड में देखेंगे। ओके, थैंक यू।